यूपी में नाराज मंत्री दिनेश खटिक ने अपने इस्तीफे में क्या कुछ कहा है। यूं तो उनकी चिट्ठी काफी लंबी है, लेकिन चिट्ठी का आखिरी पैरा अहम है, जिसमें उनकी व्यथा बयां है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों में अनदेखी की जा रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, अब पत्र में ये तो साफ कर दिया गया कि वजह क्या है, लेकिन क्या अब मान मनोवल से वो मान जाएंगे, योगी जी उनसे बातचीत करेंगे? क्योंकि एक बार पहले वो मुलाकात कर चुके हैं, यानी कि जब बात नहीं बनी उसके बाद इस्तीफे की नौबत आई। देखिए, बिल्कुल नया इस पूरे मामले में अब यह नजर आता है कि मान मनोबल कैसे होगा और कैसे मंत्री को मनाया जाएगा या मंत्री बाहर जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा आने के बाद में कल, हालांकि सरकार अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो पत्र सामने आया उसमें साफ तौर पर वो इस बात को कह रहे हैं कि दलित विरोधी तौर पर उनके साथ बर्ताव हो रहा है। अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, प्रमुख सचिव तक का नाम दिया है कि उनका सीधे तौर पर फोन काट देते हैं। तो इस तरीके की बातों से लगता है कि नाराजगी बड़ी है और चूंकि उन्होंने कोशिश भी की लेकिन वो कोशिश रंग नहीं लाई है। और अमित शाह को जब उनको पत्र लिखना पड़ा तो इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसकी आप संजीदगी कितनी ज्यादा है। और अब ऐसे में चूंकि कल से दिनेश खटिक बात नहीं कर रहे, मेरठ में जो एक लाइन का बयान दिया उसमें कह रहे कोई विषय नहीं है, लेकिन उनका चेहरा साफ तौर पर बताता है कि विषय कितना गंभीर है और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। यानी कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिशें जरूर होंगी। जितिन प्रसाद भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप ये भी देखना होगा कि क्या ये भी दिल्ली पहुंचेंगे या किस तरीके से इस पूरे मामले को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि जिस मंत्रालय को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है और राज्य मंत्री होने के बावजूद भी जिस तरीके से उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, वो एक बड़ा एलिगेशन है और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय होगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो चिट्ठी सामने आई है वो सीधे तौर पर उनकी सारी साफ होती हैं कि जो विभाग उनके अंडर आता है उसमें किस तरह की अनियमितताएं हैं, अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी खुद अनदेखी की जा रही है। अब इसमें डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश कहां बची है? देखिए, बिल्कुल नेहा, जिस तरीके के आरोप वो लगा रहा है गंभीर है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय है स्वतंत्र देव सिंह के पास, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका रुतबा क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा लगातार जिस तरीके की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं, ट्रांसफर्स को लेकर के जो संस्तुति दी गई उसको इग्नोर कर दिया गया, प्रमुख सचिव उनका फोन नहीं उठाते, दलित विरोधी होने का उन्होंने आरोप पूरे डिपार्टमेंट पर लगाया है। तो ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि क्या राज्य मंत्री का पोस्ट केवल खाना पूर्ति के लिए है और इस बात को उनकी जो भाषा शैली है वो पूरी तरीके से पुख्ता प्रमाणित कर रही है। आप पार्टी के पास चूंकि विकल्प कम है और सरकार के तौर पर क्योंकि लगातार एक जिस शासन की बात कही जा रही थी उस पर यह सवाल जरूर खड़ा कर रही है। बिल्कुल सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इस बीच जितिन प्रसाद भी दिल्ली पहुंच गए हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, जब छात्र को अपनी टीचर से नाराजगी होती है तो पहले टीचर से शिकायत की जाती है, वहां नहीं बात बनती तो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं। अब यही कुछ हुआ है जितिन प्रसाद के साथ, सीधे पहुंच गए अमित शाह के घर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जितिन प्रसाद जिस तरीके से नाराज हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल अपने मंत्रालय का कामकाज छोड़ दिया है, जो भी सरकारी गाड़ी या बाकी सुविधाएं थी उनको उन्होंने त्याग दिया है, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद ने अपनी नाराजगी जता दी है। और जैसा कि पहले मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि वहां के जल शक्ति राज्य मंत्री जो हैं वो भी नाराज हैं, तो एक तरीके से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के अंदर नाराजगी जो है वो मंत्रियों के अंदर बढ़ती जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं, बाकी चीजों को लेकर भी जिस तरीके की रोका टोकी होती है, उनकी फाइलों को अप्रूव नहीं किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक घटना बता देता हूं नेहा। आज से लगभग 3 साल पहले
2019 के चुनाव से पहले योगी सरकार के खिलाफ योगी सरकार के ही विधायक और मंत्री विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे। तब मामला सुलट गया था, केंद्र की तरफ से जो है वो इंटरवीन किया गया था, लोगों को मनाया गया था। फिर 2019 का चुनाव जीते और उसके बाद योगी की जिस तरीके की पॉपुलैरिटी थी उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बड़े फैसले नहीं हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब योगी और केंद्रीय नेतृत्व आमने सामने खड़े हो गए थे और उसके बाद ए.के. शर्मा को यहां से भेजा गया था। उनको ये कहा भेजा गया था मामला भी अभी तक बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो है, लेकिन इस बीच ये जो दिनेश खट्टिक का त्याग पत्र है, इससे कई चीजें साफ हो रही हैं और इससे ये भी साफ हो रहा है कि 3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपने अपने विभाग, अपने मंत्रालय से नाराज हैं। अफसरों पर गाड़ी चढ़ाकर मार डालने की 2 खौफनाक वारदातों ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। कल हरियाणा के नूंह में डीएसपी को खनन माफिया ने कुचलकर मार डाला, तो आज असलुबा रांची में ऐसी ही वारदात हुई है जहां महिला एसआई को पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो अभी आपने जो तस्वीरें देखी उसने महज 15 घंटों के भीतर सामने आकर समूचे देश को सन्न कर दिया है। खाकी के खून की ये तस्वीरें हरियाणा के नूंह और झारखंड के रांची से सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां फर्ज की राह में एक महिला सब इंस्पेक्टर जुर्म को रोकते रोकते शहीद हो गई। उसे एक पिकअप वैन ने उस वक्त कुचल दिया जब वो उसे रोक रही थी। अपने गुनाहों के पहियों तले रौंद डाला गया। इस महिला अधिकारी को जुर्म रोकने के रास्ते पर आकर वो खड़ी हो गई और वो भी रात के 3 बजे। तस्वीर का ये फ्रेम रांची की एक महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो का है और ये इसी तस्वीर की गवाही है कि जिस वक्त संध्या टोपनो ने खाकी वर्दी को पहली बार फर्ज निभाने की कसम लेते वक्त पहना था, वो कितनी खुश रही होंगी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस पिकअप वैन की है जिसने संध्या टोपनो को तस्वीर के इस फ्रेम में ही कैद करके रख दिया। जी हाँ, रांची के तुपुदाना इलाके के थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गई। यानी जो फर्ज निभाने की उन्होंने कसम उठाई थी उसे अपनी जान देकर भी निभाने से नहीं चूकी। आधी रात के बाद जिस वक्त समूचा रांची या पूरा हिंदुस्तान करीब करीब पूरी तरह से नींद की आगोश में था, उस वक्त संध्या टोपनो अपना फर्ज निभाने के लिए और जुर्म का रास्ता रोकने के लिए बीच सड़क पर नाकाबंदी करके खड़ी थी। जुर्म के शैतान अक्सर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भाग निकलते हैं। इस बात का अंदाजा लगते ही संध्या टोपनो खुद चेक पोस्ट पर जाकर खड़ी हो गई थी। हरियाणा के तर्ज पे झारखंड में भी घटना घटी है। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को कुचल दिया है एक पिकअप वैन ने। यही वो स्पॉट है जहां पे ये घटना घटी है। अहले सुबह 3 बजे पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है। कुचल दिया गया है पिकअप वैन से। और देखिए ये ब्लड स्ट्रेन से आपको दिखाएं, ये देखिए ब्लड स्ट्रेन है और घसीटते हुए सब इंस्पेक्टर को ले जाया गया है बहुत दूर तक। तो यहाँ पे मवेशी माफिया जो है उन्होंने जो है अपना प्रेजेंस फील करवाया है। आधी रात के बाद कहें या फिर अल सुबह 3 बजे संध्या को एक पिकअप वैन आती दिखाई थी, जिसे बिना देखे संध्या उसे वहां से गुजरने नहीं देना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया, लेकिन पिकअप वैन ने चेक पोस्ट पर रुकने की बजाय सीधे संध्या पर ही अपनी गाड़ी चढ़ा दी और इससे पहले वहां मौजूद दूसरे सिपाही हरकत में आते वो पिकअप वैन वहां से फरार हो गई। पिकअप वैन की चपेट में आने से संध्या बुरी तरह से जख्मी हो गई।
साथ ही सिपाहियों ने संध्या को उसी वक्त रिम्स पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही संध्या का दम निकल गया। दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि वो गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस लोग पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। अब उधर से वो गाड़ी आ रहा था स्पीड में आ रहा था। तो दीदी सोची कि ये लोग हम रोकते हैं, तो दीदी रोकने के लिए गई, तो देखा पुलिस है, तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी को। ये तो मर्डर केस ही कहलाएगा ना। कोई आदमी पुलिस को देख के ड्यूटी कर रहा है, उसको तुम चढ़ा के चल जाओगे तो मर्डर केस ही कहलाएगा वो। तो हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले जो भी अपराधी है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक जिस पिकअप वैन ने संध्या को कुचला था उसे जब्त कर लिया गया है और उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने संध्या पर गाड़ी चढ़ाने का जुर्म किया। क्या अजीब इत्तेफाक है कि मंगलवार को ही हरियाणा के नूंह जिले में अवैध खनन की तफ्तीश करने के लिए मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी डंपर से कुचलकर मार डाला गया था। ऐसे में यह सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वर्दी वालों का खौफ कम हो गया? आखिर अपराधी इस तरह से बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं जिन्हें अब खाकी कोई खौफ नहीं देती? और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर खाकी का रसूख इसी तरह कानून के पहियों तले रौंदा जाता रहा तो कानून की हिफाजत कौन करेगा? आज तक ब्यूरो। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को जिस तरह खनन माफिया के गुर्गों ने अपना शिकार बनाया और उसके बाद जिस तरह से उन बदमाशों पर पुलिस ने कानून का शिकंजा कसा, उसने एक ही झटके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएसपी के मर्डर की जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी अपने आप में सवालों से घिरी हुई है। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस और अवैध खनन करने वाले माफिया के बीच इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई सवालों के जवाब मिलने जरूरी हो गए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं सवालों को टटोलते हैं। हरियाणा के नूंह में कल एक खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध खनन रोकने गए एक डीएसपी को आरोपियों ने ट्रक से रौंदकर मार डाला। ये वारदात चीख चीख कर बता रही है कि हरियाणा में खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। नूंह पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को पकड़ा है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो सामने आया उसके मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में एसएचओ थाना सदर तावड़ू, एएसआई संजय कुमार, अंगरक्षक उमेश कुमार और गाड़ी ड्राइवर सरकारी गाड़ी से अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे। पंचगांव की पहाड़ी पर एक डंपर अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर लेकर जा रहा था। हम नजदीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें तमंचे दिखाए। 2, एक शख्स ने कहा कि आज पुलिस वाले को सबक सिखा दो। 3, ड्राइवर ने अचानक हमारी गाड़ी की तरफ डंपर बढ़ा दिया। 4, हम लोगों ने तुरंत छलांग लगाकर जान बचाई। ड्राइवर ने तेजी से ट्रक पुलिस की गाड़ी की तरफ चढ़ा दिया। 2 लोगों ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई नहीं बच पाए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तावड़ू के सिटी थाने के पास, जहां पर उस डंपर को सीज करने के बाद पुलिस ने यहां पर इसे खड़ा किया है। इसकी अभी जांच हुई है। फॉरेंसिक टीम आई थी जिसने इस पूरे ट्रक की जांच की है। हम आपको दिखाते हैं। जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एच भी कंप्लीट नहीं है, R74A। इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है, जो डिप्टी एसपी का पर्सनल स्टाफ, उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था। हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। उस एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर, इस डंपर में, कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं, और डंपर के पिछले आप देखिए दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है। कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। अब यहां से कुछ ऐसे सुराग भी सामने आए हैं जिन्हें पुलिस की तफ्तीश में तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि वो कहीं न कहीं पुलिस की ही लापरवाही की तरफ भी इशारा करती है। ट्रक नंबर प्लेट नहीं, मालिक का पता नहीं। आरोपी ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार। असल खनन माफिया कौन? एफआईआर ट्रक मालिक का नाम नहीं, ड्राइवर क्लीनर का आका कौन?
किसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद डिप्टी एसपी जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था डिप्टी एसपी का, वो यहां पर इस दरवाजे की तरफ जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था बताया जा सकता है, क्योंकि इक्कर और मित्तर 2 की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन इससे पहले भी इलाके में अवैध खनन होता रहा है। आज के सूत्र ने डीएसपी को क्या जानकारी दी थी? क्या अवैध खनन के बारे में किसी ने सूचना दी थी या फिर रैंडम रेड के जरिए पता चला था कि अवैध खनन हो रहा है? कैसे डंपर चालक मौके से फरार हो गया? जब डंपर चालक फरार हो रहा था तो डीएसपी के साथ आया अन्य स्टाफ क्या कर रहा था? बाद में कैसे डंपर चालक पकड़ा गया? डंपर में कितने लोग सवार थे? इस घटना का सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? जब डंपर चालक फरार हो रहा था उस वक्त डीएसपी के साथ मौजूद स्टाफ ने गोलियां क्यों नहीं चलाई? अगर चलाई तो क्या ये मिसफायर थे? ये बात कही जा रही है कि डंपर चालक ने डंपर से पत्थरों को अनलोड किया फिर फरार हुआ। क्या ये संभव है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस खोजने में लगी है। उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि देर शाम डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या करने वाले खनन माफिया के साथ 4 घंटे बाद एनकाउंटर हुआ। मंगलवार शाम करीब 4 बजे नूह जिले के तावड़ू इलाके में पुलिस ने डीएसपी को रौंदने वाले डंपर के ड्राइवर और क्लीनर को घेर लिया और सरेंडर न करने की सूरत में पुलिस को फायर करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर का पीछा किया। पुलिस की तरफ से सामने आई ये तमाम सफाई भी पुलिस की झोल खाती कहानी का एक हिस्सा भर है। लेकिन असलियत क्या है? अभी इस पर कई सवाल हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नूह, आज तक। और आइए अब चलते हैं हरियाणा के नूह, जहां पर डीएसपी हत्याकांड के पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर डाल लेते हैं। आखिर ये वारदात कब और कैसे हुई, कहां अंजाम दी गई, वो कौन से हालात थे जिसमें ये वारदात की गई है। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के भीतर जिस तरह से एक बावर्दी पुलिस अफसर के जुर्म के पहिए तले रौंद दिया गया, उसे देखकर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह यहां कानून के बंदोबस्त पर गुंडे और बदमाश पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसे गुंडाराज नहीं कहा जा सकता? एक और सवाल, आखिर खाकी के दुश्मनों को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? खेतों के बीच पड़ी एक लाश एक पुलिस के अफसर की है। हरियाणा पुलिस के उस अफसर की जो फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। मगर एक दूसरे नजरिए से देखें तो असल में ये लाश हरियाणा के कानून बंदोबस्त की है और यहाँ का मंजर बता रहा है कि हरियाणा के कानून बंदोबस्त के सामने सूबे के गुंडे बदमाश बीस साबित हो रहे हैं। हरियाणा का माफिया अपनी दबंगई के दम पर गाड़ियों के पहियों तले बड़ी ही आसानी से अपने रास्ते में आने वाले कानून के सिपाही को भी कुचलने की हिमाकत करने से बाज नहीं आता। वरना ये आखिर कैसे मुमकिन है कि जिस डीएसपी को देखकर माफियाओं के पसीने छूट जाने चाहिए, जिसके कदमों की आहट धंधेबाजों पर धोस जमा सकती थी, उसी वर्दी वाले डीएसपी पर खनन माफिया के गुर्गे इतनी आसानी से गाड़ी चढ़ाकर आराम से भाग जाते हैं। इसे क्या कहा जाए? सुबह 11 बजे नूह, मेवात। हरियाणा के नूह में पुलिस को तावड़ू की पहाड़ी पर पत्थरों की नाजायज खुदाई की खबर मिली। खबर मिलते ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। इरादा तो यही रहा होगा कि कानून को ठेंगा दिखा रहे गुंडे बदमाशों को कानून का सबक सिखाया जाए। लिहाजा पत्थरों से भरे एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश हुई, मगर शायद पुलिस वाले इस भुलावे में थे कि ट्रक की शक्ल में मौत उनकी तरफ आ रही है। डंपर के ड्राइवर ने उसे रोकना या धीमा करना तो दूर, सीधे उसका रुख डीएसपी की ही तरफ कर दिया। इससे पहले डीएसपी की टीम के लोग खुद को बचा पाते, डीएसपी खुद ट्रक के पहियों की चपेट में आ गए और कुचले जाने से मौके पर ही मौत हो गई। हम ऊपर से
आपको इस पूरे इलाके को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां आप नीचे तमाम भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं और जहां पर वो आप सड़क पे जो सड़क जैसी हम कह सकते हैं कि बनाया गया है, जहां पे पत्थर पड़े हैं, वहीं पर डिप्टी एसपी को ट्रक ने कुचला, वहीं पर उनकी जान गई। और उसके बाद उस डंपर ने जो तमाम पत्थर उसने भर रखे थे वो सारा का सारा यहाँ पर गिराते हुए वो डंपर चालक यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। और ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है, किस तरीके से आप देखिए तमाम पहाड़ियां आपको यहाँ पर कटी हुई नजर आएंगी। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। एक पुलिस वाले पर डंपर चढ़ाने के बाद बदमाश रुकने वाले तो थे नहीं, लिहाजा फौरन मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस वाले खुद वारदात का शिकार हुए थे, लिहाजा पुलिस की पूरी टीम अचानक सक्रिय हो गई और आरोपियों की तलाश तेज। ये वारदात कितनी संगीन थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही। नहीं, पूरी तरह से हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने डीजीपी को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ। ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। शाम होते होते पुलिस भी एक्शन में आई। कुछ संदिग्धों के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिसमें इकरार नाम के एक शख्स को पुलिस की गोली लगी और उसे हिरासत में लिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर का कहना था कि डीएसपी सिर्फ अपने स्टाफ के साथ मौके पर गए थे, उनके साथ अलग से कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। जबकि चश्मदीदों का कहना था कि डीएसपी अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे और तभी उन्होंने डंपर को रुकने को कहा, जिस पर पत्थर लदे थे। लेकिन डंपर चालक ने उन्हें ही रौंद दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। डंपर से उनको कुचलने की कोशिश की गई, सिपाही तो बच गए, लेकिन डिप्टी एसपी इस डंपर की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस डंपर की तलाश शुरू की। इक्कर जो हेल्पर था इस डंपर का, एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। बाकी लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला मर्डर मामले में अमृतसर के गांव में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है, जहां पर सीमा के पास ये मुठभेड़ बताई जा रही है। पुलिस और दो गैंगस्टर के बीच ये मुठभेड़ हुई है। अमृतसर का ये गांव है जिसमें मूसेवाला मर्डर मामले से जुड़े गैंगस्टर की घेराबंदी पुलिस ने की। अटारी गांव में दोनों ओर से अब भी फायरिंग जारी है, यानी कि मुठभेड़ अब भी चल रही है। गैंगस्टर रूपा मन्नू मूसा गांव के पास छुपे हुए हैं। ये दो गैंगस्टर बताए जा रहे हैं जिनके साथ पुलिस की इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। दोनों आरोपी हैं इस पूरे मामले में। सामने आ रहे हैं, ऊपर कई पर्चे कहे जा रहे हैं, पर हुण पुलिस ਨੂੰ ਜਦੋਂ पता लगता कि सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, पुलिस को कैसे इनके बारे में जानकारी मिली और अभी मुठभेड़ चल ही रही है या फिर इन दोनों को पकड़ लिया गया है? देखिए, अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर अभी जो फायरिंग हो रही थी वो शांत हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों गैंगस्टर्स को काबू कर लिया है। लेकिन सबसे पहले नेहा मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो चिचा भिकना गांव है ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा के पास लगता हुआ है और अटारी बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर सीमा फेंसिंग के बिल्कुल पास है। और इस गांव में पुलिस ने तकरीबन 2 दर्जन व्हीकल के साथ, ये कहा जा रहा है कि 3 कंपनियां पुलिस फोर्स ने लगाई थी, जिसमें एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स पंजाब पुलिस की है। और पंजाब पुलिस को चूंकि सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद से लगातार कई एजेंसियां इन गैंगस्टर्स पर नजर रख रही थी, काम कर रही थी। और पंजाब पुलिस को आज सुबह ही सूचना मिली थी कि रूपा और मन्नू कूसा ये दोनों अटारी के चिचा भिकना गांव में छिपे हुए हैं। और पुलिस ने जैसे ही सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया, इन दोनों की तरफ से हो सकता है इन दोनों के अलावा इनके अन्य भी साथी हों, लेकिन जो टिप ऑफ था उसमें सिर्फ 2 लोगों के 2 गैंगस्टर्स की बात कही गई थी। और यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के अलावा भी इनके ऊपर कई सारे मामले पंजाब और अन्य राज्यों में दर्ज है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां और एंटी जो गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसके जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। तो पहले जो सर्च पार्टी थी उसके ऊपर इन गैंगस्टर्स की तरफ से गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। और ये फायरिंग तकरीबन 30 से 40 मिनट वहां पर चली है
फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को एक तरीके से सील किया हुआ है, किसी को भी आने जाने की वहां पर अनुमति नहीं है।